हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। ये हमारा हिंदी में जो लेक्चर आ रहा है, तो हिंदी में जो लेक्चर आ रहा है उसमें ये हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 कर रहे हैं 10th का केमिस्ट्री के लिए। यानी कि विज्ञान में हम लोग रसायन विज्ञान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रसायन विज्ञान का टॉपिक कर रहे हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले चैप्टर और पहला लेसन और दूसरा लेसन कर चुके हैं। तो पहले आप लोग अगर वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो 1 और 2 देखिए, उसके बाद फिर थर्ड पे आइए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो आइए अब हम पहले एक स्लाइड पे देख लेते हैं, वाइट स्लाइड पे, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा। तो सबसे पहला हमारे पास अगर रासायनिक अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया का प्रकार, यानी कि इंग्लिश में अगर इसको हम बोलें तो इसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ, इसको हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल, इसको हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहला जो होगा उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो इस टॉपिक में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे दूसरा डीकम्पोजिशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर तो आप बोले कि हिंदी में हो रहा है, लेकिन ये हम लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं। तो इसके बारे में हम पहले बताते हैं। देखिए, इंग्लिश हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इंग्लिश भी आपको याद रखना है। तो कंपोजिशन का मतलब संयोजन, कंपोजिशन का मतलब क्या याद रखना? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये संयोजन इसमें हो रहा है। ठीक है, और डीकम्पोजिशन का मतलब विखंडन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? विखंडन। मैं हिंदी में लेकर लेक्चर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मैं तो ये बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड जो भी छात्र हिंदी में पढ़ते हैं उनको थोड़ा बेनिफिट हो, तो इसके लिए मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो संयोजन का मतलब क्या? मिलना, यानी कि दो लोग मिलके क्या बन जाए? एक बन जाए। तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे दोस्तों। और विखंडन अभिक्रिया क्या होगा? तो मान लो एक C है और इसको तोड़ के हम लोग A+B में बना दें, या इधर A है, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ, तो ये विखंडन अभिक्रिया हुआ। तो संयोजन अभिक्रिया और विखंडन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। और विखंडन हम लोग 3 तरह से कर सकते हैं। मान लो कि कोई एक, ये हमारे पास पदार्थ है, तो इसको हम 3 तरह से तोड़ सकते हैं। पहला यानी कि ऊष्मा से, ऊष्मा का मतलब हीट दे के उसको कर सकते हैं। दूसरा हम लोग उसको विद्युत से कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से। और तीसरा जो हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग सूर्य ताप से कर सकते हैं। ठीक है, सूर्य रोशनी से, सूर्य प्रकाश उसको बोलते हैं। ठीक है, सनलाइट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सनलाइट से कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 टाइप का देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए अब हम लोग 1 बाय 1 क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, वो बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन बहुत ही आसान है कि इस अभिक्रिया में, ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक सकल उत्पाद या एकल उत्पाद बनाते हैं। अब अभिकारक क्या है, ये हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे। उत्पाद क्या है, ये भी हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 2 या 2 से अधिक, यानी कि A+B 2 अभिकारक थे। वो तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया के पहले उपलब्ध होते हैं उसको अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, और वैसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको प्राप्त होते हैं उसको उत्पाद बोलते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे AB क्या हो गया? अभिकारक हो गया दोस्त, और C क्या हो गया? उत्पाद हो गया। तो क्या कह रहा है डिफिनेशन की? वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, तो 2 लिए, तो ये तीसरा मिल गया। आप 2 से अधिक भी ले सकते हैं, तो 3 ले लीजिए। तो C इधर लिख देंगे। क्या करेंगे हम? C जब हम लोग इधर लिखेंगे तो AB+C यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? D आ जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो जिससे एक उत्पाद का हमको क्या होता है? प्राप्ति होता है। तो इस तरह के अभिक्रिया में हम लोग संयोजन अभिक्रिया को बोलते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और डिटेल हम लोग डिस्कशन देते हैं कि संयोजन अभिक्रिया होता कैसे है। तो देखिए, थोड़ा सा फिर से मैं एक वाइट स्लाइड पे चलूँगा। वाइट स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले क्या कि आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कुछ अणु के बारे में, कि अणु किसको बोलते हैं। ठीक है, परमाणु के बारे में पढ़े होंगे, तत्व के बारे में पढ़े होंगे, और यौगिक के बारे में पढ़े होंगे।
ये सारे में क्या होता है, अक्सर कन्फ्यूज़न होते रहता है। तो मैं एक एक करके डिफिनेशन अभी बताता हूँ। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल देखना है तो हमारा एक बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर है, तो उसको आप देखिए। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो इंग्लिश में देखिए या हिंदी में देखिए, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप एक बार बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री देख लीजिएगा तो आपको सारा का सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अणु और परमाणु के बारे में हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहला देखिए, आप याद ऐसे रखिएगा, यहाँ पे एटम होता है, एटम के नीचे एलिमेंट हम लोग लिखते हैं, एलिमेंट के इधर क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूल लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं दोस्तों, कंपाउंड लिखते हैं। ओके, तो आइए सबका हम लोग हिंदी मीनिंग देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एटम का मतलब होता है परमाणु, एटम का मतलब होता है परमाणु, एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु, और कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यौगिक। ठीक है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यौगिक। यहाँ लिखा साफ नहीं रहा है तो अगले वीडियो में मैं लिखूंगा तो थोड़ा अच्छा लिखेगा। ये जूम करके मैं लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा ये दिक्कत हो रहा है। ऐसे मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ, ये सही लिखाएगा। तो मेरा मार्कर थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। तो आइए देखिए, ये एटम जो है ना वो क्या है, सूक्ष्मतम रूप है। सूक्ष्मतम क्या है, रूप है, यानी कि इससे इसको छोटा नहीं कर सकते। मान लो कि इतना बड़ा, इसको पीट पीट के एकदम हम लोग इतना छोटा कर दिया, अब इससे छोटा नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एटम। ठीक है, तो सबसे सूक्ष्मतम रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। अब बहुत सा एटम मिलता है तो तत्व का निर्माण करता है, जैसे कि सोडियम एक तत्व हुआ, हाइड्रोजन एक तत्व हुआ, H2, O2 एक तत्व हुआ, आयरन एक तत्व हुआ। उसी तरह से अणु, तो सोडियम यहाँ पे नहीं होगा लेकिन H2 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एलिमेंट में भी लिख सकते हैं, H2 मॉलिक्यूल में भी लिख सकते हैं। वो कैसे होगा, तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में देखिए। O2 यहाँ पे हुआ, H2O हुआ यहाँ पे, ठीक है, CO2 हुआ, यानी कि यहाँ साथ वाला और डिफरेंट वाला दोनों लिख सकते हैं। लेकिन ये वही हम लोग कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट वाला लिख सकते हैं, H2O, CO2, NaOH, ये सारा क्या हो गया, कंपाउंड यानी कि यौगिक हो गया। तो ये थोड़ा सा मैं बेसिक्स क्लियर करने का सोचा हूँ यहाँ पे। अगर और इसके बारे में आप डिटेल में देखना चाहते हैं, ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप क्या करना होगा, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का एक लेक्चर है, वहाँ पे जाके देखिए। और अगले लेक्चर में ये मिस प्रिंटिंग जो हो रहा है वो नहीं होगा, अभी इस लेक्चर में आप देखिए। तो आइए अब देखिए, तो यहाँ पे समझिए कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए संयोजन अभिक्रिया हो रही है ना, तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया किसके बीच में हो रही है, कार्बन। तो कार्बन एक क्या है बताइए, तो कार्बन एक तत्व है। ठीक है, कार्बन एक क्या है, तत्व, और O2 क्या है, एक अणु है। तो यहाँ पे तत्व और अणु के बीच में क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रही है, यानी कि एलिमेंट और मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है। मॉलिक्यूल या कंपाउंड दोनों, मॉलिक्यूल ही सिर्फ बोल सकते हैं, कंपाउंड नहीं बोल सकते, या एलिमेंट और एलिमेंट ही इसको बोल सकते हैं। ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक क्या है, एलिमेंट है। यहाँ पे क्या है, ये मॉलिक्यूल है, ये भी एक क्या है, मॉलिक्यूल है, ये भी बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अणु और अणु के बीच अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल और एक कंपाउंड या कंपाउंड कंपाउंड के बीच अभिक्रिया हो रही है। तो संयोजन अभिक्रिया बेसिकली ये हम कहना चाह रहे हैं कि किसी से किसी के बीच हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अणु अणु ले लीजिए, परमाणु परमाणु ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो संयोजन अभिक्रिया है, इसमें कोयले का दहन, तो कोई चीज़ का जलाने का मतलब हम लोग बात कर रहे थे पहले चैप्टर में कि मैग्नीशियम को हवा में जला दीजिए, तो इसको भी दहन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कोयले का दहन है, कोयला को जला रहे हैं हवा में, तो ये क्या दे रहा है, CO2। तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग था और दोनों मिलके एक CO2 का फॉर्मेशन करा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि अच्छा ये संयोजन अभिक्रिया। इसमें अगर आपसे पूछे कि अभिकारक कौन कौन है, तो अभिकारक के बारे में पूछेगा तो कार्बन होगा और ऑक्सीजन होगा। उत्पाद क्या है, तो उत्पाद जो है वो CO2 है। अब इससे और कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर होता है, वो क्या होता है, तो देखिए कार्बन यहाँ पे सॉलिड में था, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे गैसियस में था, और मिला भी हमको क्या, गैस मिला। तो पहला चीज़ समझ में आया दोस्त। दूसरा हम लोग अगर बात करें तो दूसरा जो हम लोग का रिएक्शन है वो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से मिला तो वाटर का निर्माण किया। इसी तरह से CaO,
यानी कि बिना बुझा हुआ चूना इसको बोलते हैं। CaO बिना बुझा हुआ चूना और CaOH का Hal2 इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में समझिए। वाइट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं और वहाँ पे समझने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो आइए देखिए, तो हमारे पास देखिए सबसे पहले क्या होता है ना दोस्त, ये पूरा आप जो हम अभी लिख रहे हैं ना वो आपको याद रखना है। पूरा 10th स्टैंडर्ड में इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास CaCO3 होता है, ठीक है। CO3 को जब हीट करते हैं तो ये क्या बनता है, CaO और प्लस CO2 देता है, ठीक है। तो ये इसी को, इसको चूना पत्थर बोलते हैं। पहले वाले को क्या बोलते हैं, चूना पत्थर, ठीक है। और इसका नाम क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। इसका नाम हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और इसको क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना। बिना बुझा इसलिए चूना बोलते हैं क्योंकि इसको पानी में डालेंगे तो पानी से ये क्या करता है, अभिक्रिया करता है, इसलिए इसको बिना बुझा हुआ चूना करते हैं। आप सभी के घरों में दिवाली के दिन में कुजला क्या होता है, पुताई करने के लिए कुजला चूना आता होगा, वो यही होता है, बिना बुझा हुआ चूना। उसको जब पानी में डाल देते हैं तो वो रिएक्ट करता है, बहुत ही हीट देता है, ठीक है। बीकर गर्म हो जाता है, कुछ बबल्स देता है, साउंड देता है, और इसके बाद ये बनाता है CaOH का Hal2। अब इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, क्योंकि पहले इसको घर में आप देखे होंगे होली दिवाली के टाइम में, तो ये बिना बुझा हुआ चूना बनाता है। ये क्या बनाता है, बिना बुझा हुआ चूना बनाता है। ये आपको याद रखना है, ये क्या बनाता है, बिना बुझा हुआ चूना। इसको बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, सॉरी, बुझा हुआ चूना इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ये फर्दर पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, इसलिए इसको बिना बुझा हुआ चूना बोल रहे हैं और इसको बिना बुझा हुआ चूना बोल रहे हैं। तो आइए हम लोग अपने स्लाइड पे चलते हैं। तो ये जो हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, है ना। और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो बिना बुझा और बुझा का याद रखना कंसेप्ट। अब जब हम लोग देखें कि ये संयोजन अभिक्रिया के बारे में इतना बात आपको याद रखना है, बस इतना काफ़ी है फ्रेंड्स। अब हम लोग फर्दर जब आगे देखें तो हम लोग ये पाएँ कि जब संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, क्या हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ऊष्मा भी निकल रहा है। संयोजन अभिक्रिया हो रहा है तो क्या हो रहा है, कुछ ऊष्मा भी क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। ऊष्मा बाहर कैसे आ रहा है, तो देखिए ध्यान से कि जब मान लीजिए कागज़ को जलाए थे तब भी ऊष्मा आया था, ठीक है। वाटर और ये दोनों मिला तब भी कुछ ऊष्मा मिला, और इसको भी क्या हुआ, कुछ ऊष्मा मिला। ये तो आप दिवाली के टाइम में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बीकर होता है कुछ बबल्स बाहर आता है और ये पूरा हीट हो जाता है। बाहर का जो कंटेनर होता है, जो बर्तन में आप चूना फुलाते हैं, वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो अब किसी भी अभिक्रिया में या दो तरह की बात हो सकती है। मान लो कि यहाँ कुछ इधर अभिकारक लिखा हुआ है इधर, है ना, और ये उत्पाद में बदल रहा है, तो या तो ऊष्मा देना पड़ सकता है या ऊष्मा बाहर निकल सकता है। तो जब ऊष्मा देना पड़ेगा तो वो ऊष्मा क्या होगा, अवशोष करेगा, ठीक है। यानी कि अब उसमें ऊष्मा हमको डालना पड़ेगा, और एक से ऊष्मा क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो अभी हम लोग ऊष्मा बाहर आने वाला देख रहे हैं। तो ऊष्मा जिससे बाहर आएगा उसका नाम होगा ऊष्मा छेपी। उसका नाम क्या होगा, ऊष्मा छेपी, क्योंकि ऊष्मा उससे क्या हो रही है, बाहर आ रही है। तो वैसी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया किसको कहेंगे दोस्तों, तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहेंगे कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण में साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण उत्सर्जन होता है। यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कुछ उत्पाद तो आपको मिलता है, ठीक है, यहाँ हम लोग उत्पाद तो मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ प्लस में हमको कुछ क्या मिल जाता है, प्लस कुछ हमको ऊष्मा भी मिलता है। हमको क्या मिलता है, ऊष्मा भी मिलता है। तो ऊष्मा भी अगर मिलेगा तो ठीक है, तो उसको आपको क्या बोलना पड़ेगा, ऊष्मा छेपी। यानी कि ऊष्मा उससे क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो ऊष्मा जब बाहर आ रहा है तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। यानी कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ठीक है। अब घर में ही ये चूना वाला आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अब बाज़ार से कहीं से चूना ले आइए, उसको पानी में डाल दीजिए, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का आपको पता चल जाएगा। अब ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप घर में गैस जलाते हैं LPG, तो उसमें भी ऊष्मा निकलता है। उसी तरह से प्राकृतिक गैस CH4 मीथेन को हम लोग प्राकृतिक गैस बोलते हैं, इसको भी जलाएंगे तो ऊष्मा निकलेगा। हम लोग खाना खाते हैं जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, इसको हम लोग ऑक्सीजन देते हैं, ये भी जल के क्या होता है, ऊष्मा देता है।
तो ये सारा अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब कुछ हम एनिमेशन से देखना चाहेंगे कि आखिर ये हो कैसे रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा एनिमेशन है वो ये है कि देखिए, पहला जो हम लोग रिएक्शंस पढ़े हैं वो क्या पढ़े कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बना रहा है, वाटर, यानी कि H2 प्लस O2, ये दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा, H2O। आप बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 2, तो यानी कि क्या दिखा कि 2 तत्व किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है, और एक तत्व ऑक्सीजन का मिल के क्या बनाता है, वाटर बनाता है। क्या बनाता है, वाटर। तो अभी देखिए ये अलग अलग है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये दोनों मिल के क्या बनाया, दोनों देखिए अब मिल के फ्रेंड्स अब बना रहा है ये वाटर। ये क्या बना लिया, वाटर, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला तो ये क्या बना लिया, H2O। ये आपको याद रखना है, ये क्या करना है, आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिला तो क्या बनाया, वाटर, ठीक है। तो ये दोस्त आपको याद रखना है। अब दूसरा देखिए कि CO2 और प्लस H2O है ना, क्या है, CO2 और प्लस H2O। तो देखिए CO2 गैसियस फॉर्म में है, H2O लिक्विड फॉर्म में, ये दोनों बनाया तो H2CO3 बना लिया। H2CO3 को हम लोग कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। H2CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। हिंदी में भी कार्बोनिक एसिड ही लिखते हैं, हिंदी में भी क्या लिखते हैं, कार्बोनिक एसिड ही लिखते हैं। अब H2CO3 को कार्बोनिक एसिड मिलते हैं तो यही जो होता है ना, सोडा वाटर जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उसमें यही यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको सोडा वाटर में भी यूज करते हैं। तो देखिए हम लोग, आपको याद रखना है कि कार्बोनिक एसिड को क्या करते हैं, हम लोग सोडा वाटर में यूज करते हैं। ये देखो बारिश भी जब होता है ना तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि CO2 एटमॉस्फेयर में है और H2O तो वाटर है ही और वो एटमॉस्फेयर से नीचे आ रहा है। तो ये कार्बोनिक एसिड का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, सोडा वाटर में। ये सारा का सारा कैसा अभिक्रिया हम लोग देख रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया देख रहे हैं। अब देखिए क्या है, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और प्लस क्या हुआ, ऑक्सीजन, ये दोनों मिला। दोनों मिलने के बाद देखिए क्या निर्माण किया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लिया, ठीक है। तो ये देखिए CO2 और CO2 का क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया। फर्दर आगे हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग ये हीटिंग वाला आ गया। तो सबसे पहले ये हम लोग का ख़त्म हुआ, तो ये हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, तो इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। यहाँ से मैं आगे लेके आऊँगा, हमको लग रहा है ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इस लेक्चर को मैं अब आगे कंटिन्यू करूँगा।